कोई भी एग्जाम से तो यदि आपको खुद को इवैल्यूएट करना है कि आप डिजर्व करते हो क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना, क्या आपकी तैयारी ठीक चल रही है, यू जस्ट नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ ऑन वन पैरामीटर, क्या आप कंसिस्टेंट हो, क्या आपका डेली रूटीन, और वो डेली रूटीन आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है, एक हफ्ते बाद भी वही होगा, एक महीने बाद भी वही होगा। दैट्स ऑल। अगर आप ये देखो यार, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो डेफिनेटली 680 तक आप पहुंच सकते हो, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं नीट में। अब वो 680 पे हो सकता है आपका यार 3000 रैंक आ जाए, या हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी टफ हो तो आपकी बेटर रैंक आ जाए। तो रैंक आपके हाथ में नहीं है, स्कोर आपके हाथ में है, एंड स्कोर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर कंसिस्टेंसी और कितने सीरियसली और इंटेंट के साथ प्रिपेयर कर रहे हो डेली बेसिस पे, राइट? तो वो आपके हाथ में, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो कंट्रोलेबल्स हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है कि एग्जाम डे कैसा जाएगा, कितने पेपर में स्टूडेंट बैठेंगे, तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आर्यन राज सिंह है, डॉक्टर आर्यन राज सिंह। आप बहुत बड़े न्यूरोसर्जन बनने वाले हैं। सर अभी तो बस जस्ट स्टार्टेड। आर्यन राज सिंह से हम लोग एक स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछेंगे क्योंकि एम्सोनियन है, डबल एम्सोनियन। इन्होंने पहले यूजी में एडमिशन लिया, काफी सारे बच्चों का पैदा हुआ। आर्यन परसों एम्स में होगा, हमारे 3 स्टूडेंट्स शुभान सेन गुप्ता, वेद शिंदे और सक्षम अग्रवाल का एम्स दिल्ली में हुआ। हम आर्यन राज से ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्रैक नीट। तो आर्यन, हमने कुछ चीजें लिखी है। yes. क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि फ्रेशर सक्सेसफुल होते हैं, ड्रॉपर सक्सेसफुल होते हैं, फर्क नहीं पड़ता? नहीं, टू लार्जली क्रैक नीट अगर आप देखोगे पास्ट ईयर के परफॉर्मेंसेस स्टूडेंट्स के, तो ठीक है टॉपर हो सकता है क्योंकि उनका फ्रेश एंथू होता है तो वो फ्रेशर होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट जो है वो ड्रॉपर ही बना रहा होता है क्योंकि ड्रॉपर क्राउड ही। और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने तो इस साल ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट ड्रॉप कर रहे हैं उनके बड़े स्कोर हैं। हाँ सर, अब तो मतलब वो गैप और कम हो गया है। ठीक है, क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि आप कौन से कोचिंग है? नहीं, अब तो ये गैप और कम हो गया बिकॉज ऑफ आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है इजीली एक्सेसिबल है। काफी जगहों पे ऑनलाइन में जिस टाइप के टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस क्वालिटी के टीचर पढ़ा रहे हैं, वैसे आपके लोकल कोचिंग में शायद नहीं होंगे। डेफिनेटली वो ऑब्वियसली, पर उस चीज का फर्क पड़ता है कि लोकल कोचिंग की वजह से यदि आपका एक रूटीन डिसिप्लिन बन जाता है, हाँ, तो फिर आप ऑफ, इसका भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, है ना? कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, क्या इसका फर्क पड़ता है? नहीं, लार्जली अब क्योंकि एनसीईआरटी लिमिटेड होगी ना चीजें, तो वो बुक्स जो इससे फर्क पड़ेगा अगर आप वो बुक कंसिडर कर रहे हो जो आपका जैसे कोचिंग मॉड्यूल्स का ही होते हैं ना, वो वही क्वेश्चंस रेस पिकअप करके देते हैं जो उनके मॉड्यूल में मेंशन्ड होते हैं, तो वो नहीं करना। आई थिंक वो सारे फेज आउट हो गए। हाँ, सारी बुक्स अब एनसीईआरटी डिपेंडेंट ही है। इस बात का फर्क पड़ता है क्या कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग यार, अगर कुछ लोग आउटलायर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हार्डली 1-2 बच्चे ही होते हैं, ठीक है? पूरे सेट के अंदर 1-2 लोग होंगे जो सुपर ऐसे हैं, अदरवाइज आप लार्जली उन्हें इग्नोर कर सकते हो। उससे अगर आप कौन से कॉलेज जाओगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो 1-2 सीट ही लेके जाएंगे। एंड अगर आप प्रेजेंट डे नीट एग्जाम देखो तो वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उस ग्रेडियंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि आप सुपर टॉपर या टॉपर हो, ठीक है? हार्ड वर्कर हो आप। और आपने अपने सीनियर्स में भी रिजल्ट में देखा होगा बहुत स्टूडेंट एवरेज है। इनफैक्ट ये चीज बता भी रहा है कि जो ड्रॉपर्स जो स्टार्टिंग में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं विद दिस बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड नीट प्रिपरेशन, ठीक है, वो एंड में आउटशाइन कर देते हैं कई लोगों को, बस बिकॉज वो कंसिस्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस गेज कर रहे हैं, रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं, कुछ जो मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है उनको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो सर डॉक्टर बनना अभी तो मैंने स्पेशली रियलाइज कर लिया, रैंक तो चलिए सर वो तो ठीक है एलिजिबिलिटी के लिए है, और आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया तो उसमें रैंक आएगी ठीक है, ऊपर आएगी या नीचे आएगी, पर डॉक्टर बनने के लिए जो मैंने अपने देखे बड़े बड़े जो न्यूरो सर्जन जिनसे अभी तक मैं मिल पाया हूँ, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, तो वो सब दे आर बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे घंटे, हाँ, मतलब they have been doing it for such a long time, and कोई भी डॉक्टर यार आउट ऑफ कंसिस्टेंसी अच्छा बनता है, ठीक है? ये बस एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे आपको प्रूव करना पड़ जाता है कि यार आप ना टॉपर हो, पर कोई डॉक्टर ऐसा टॉपर नहीं होता है। आप देखोगे जो मेहनत करते हैं, ऑल द गुड डॉक्टर्स और टॉप शॉट सर्जन्स जो भी है, दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ इन देयर प्रैक्टिस, एंड वो ऐसा नहीं है कि वो सारे एम्स के ही हैं। A lot of them are from average medical college। अगर आप देखो तो लाइफ में कभी भी आपको यू टर्न लेने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा करने का, आप कभी भी कर सकते हो, अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हो। दिस इज अ गुड मैसेज। क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि आपको घर पे कैसी गाइडेंस मिली? अब तो यूट्यूब पे खूब गाइडेंस है। हाँ, हर जगह अवेलेबल है गाइडेंस। क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि आपके फादर डॉक्टर है या नहीं? आपके फादर डॉक्टर है? नहीं, मेरे तो दूर तक फैमिली में कोई भी नहीं है भाई, मैं पहला डॉक्टर। इसका फर्क नहीं पड़ता। डेस्टिनी का फर्क पड़ता है, किस्मत? वो बस बिलीफ वाली बात है सर कि ठीक है मैं मान के बैठ गया कि इट इज ऑल अबाउट मुझे पढ़ना नहीं है। हाँ। और मेरी किस्मत खराब है। हाँ, ये चीज है। चलो, और क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि आपने कब तैयारी चालू की?
ठीक है, एक level पे अगर पढ़ता एक लेवल पे पढ़ता है पर उस लेवल पे कि आपने जब 3 महीने रह गए एग्जाम में, तब 25 में एग्जाम होना है, आपने फरवरी में की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर यदि आपने तमीज से चालू की तो 26 में पक्का हो जाएगा। डेफिनेटली आपको यार कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, आपको एक स्टार्ट तो मिला, कुछ तो सिलेबस कवर कर लिया। अगर आप लेट भी स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्ट। तो आर्यन, किस चीज का फर्क पड़ता है? व्हाट इज इट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रैक नीट? सो कंसिस्टेंसी, आई फील डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एंड ग्रॉसली आपको मालूम होना चाहिए कि आपका दिन का रूटीन कैसा है, आपका स्केड्यूल कैसा है, एंड आप किन किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने वाले हो, एंड आपको मालूम है किस चीज़ को आप कितना समय दे रहे हो दिन में। जो भी आपके रूटीन्स है ना, वो उनको आप कितना समय दे रहे हो। टाइम कंसिस्टेंसी ट्रैकिंग का क्या मतलब है? एक बार यदि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि समवन हु हैज अ वेरी वेरी और लेट्स से सेम स्केड्यूल एवरी डे, किस टाइम पे उठता है, किस टाइम पे सोता है, बीच में क्या करता है, कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे रेस्ट करता है, कितने घंटे ब्रेक लगता है, ऑल ऑफ दैट इज क्लॉकवर्क, ऑलमोस्ट लाइक क्लॉकवर्क। मुझे अपने बारे में बताओ, डिड यू हैव अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट स्केड्यूल इन योर नीट प्रिपरेशन, या ऐसा हुआ कभी यूजी और पीजी में भी, दोनों में So, बीच में अगर आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करोगे तभी आप ना मतलब वो अफोर्ड कर पाओगे कि आप बीच बीच में मिस कर गए, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गए। पर अगर आप स्टार्टिंग से इनकंसिस्टेंट रहे हो एंड बीच बीच में कभी कभी पढ़ाई कर ले रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आप कभी भी सक्सीड नहीं करोगे कोई भी एग्जाम से। तो यदि आपको खुद को इवैल्यूएट करना है कि आप डिजर्व करते हो क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना, क्या आपकी तैयारी ठीक चल रही है, यू जस्ट नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ ऑन वन पैरामीटर। क्या आप कंसिस्टेंट हो, क्या आपका डेली रूटीन, और वो डेली रूटीन आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है, एक हफ्ते बाद भी वही होगा, एक महीने बाद भी वही होगा, दैट्स ऑल। यस, राइट। तो सर मतलब अगर आप ये देखो यार, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो डेफिनेटली 680 तक आप पहुंच सकते हो, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं नीट में। अब वो 680 पे हो सकता है आपका यार 3000 रैंक आ जाए, या हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी टफ हो तो आपकी बेटर रैंक आ जाए। तो रैंक आपके हाथ में नहीं है, स्कोर आपके हाथ में है, एंड स्कोर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर कंसिस्टेंसी और कितने सीरियसली और इंटेंट के साथ प्रिपेयर कर रहे हो डेली बेसिस पे, राइट। तो वो आपके हाथ में, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो कंट्रोलेबल्स है, राइट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है कि एग्जाम डे कैसा जाएगा, कितने पेपर में स्टूडेंट बैठेंगे, तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो अरे ना एक चीज बताइए, ऑफ लेट यू हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वीडियोस, तो बच्चों को है ना इस चीज के अराउंड कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। यू रिसेंटली रोट पीजी अगेन, आपने पहले ऑफ्थल्मोलॉजी ले लिया था। हाँ, ऑफ्थल्मोलॉजी, आई एम राइट। और उसके बाद यू डिसाइडेड आफ्टर सम टाइम कि न्यूरोसर्जरी लेना है, सो यू रोट द पीजी एग्जाम अगेन। तो आपको एक टफ एग्जाम की वापस तैयारी करनी पड़ी, तो आपने सबसे पहले इस वाली चीज को पकड़ने की कोशिश, जैसे दिमाग में है कि एग्जाम है, यू हैव टू गेट इनटू अ रूटीन, अदरवाइज आप एग्जाम की तैयारी सच में कर नहीं रहे हो। हाँ, एंड रूटीन इज वैलिड एट ईच एंड एवरी स्टेप। मतलब आपका पढ़ाई का रूटीन होता है, एग्जाम देने का रूटीन होता है, टेस्टिंग का रूटीन होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का रूटीन होना चाहिए। जितना आप रूटीन कर लोगे ना हर चीज में, आप देखोगे आप उतना अच्छे एफिशिएंटली अपनी एनर्जी को, टाइम को यूज कर पाओगे। मुझे एक चीज बताओ, जब आप पीजी की तैयारी कर रहे थे, यूजी तो आपने 2017 में तैयारी की थी, राइट? तो क्या ऐसा था कि पर्टिकुलर टाइम पे हर रोज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? नहीं, वैसा नहीं था, बट आपके दिमाग में ये था कि इतना वीडियो वगैरह देखूंगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और इस टाइम पे आने के बाद इतना रेगुलरली टेस्टिंग करूंगा, राइट? डेफिनेटली टेस्ट मैं रेगुलरली देता था, उसका रूटीन था। मान लीजिए एग्जाम अगर सुबह स्केड्यूल्ड है नीट पीजी का, तो मैं सुबह ही टेस्ट दूंगा। अगर आफ्टरनून में है तो मैं आफ्टरनून में ही दूंगा टेस्ट। यू वांट योर बॉडी टू गेट यूज्ड टू इट। हाँ, बॉडी शुड बी यूज्ड टू इट। तो आर्यन, आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस स्टूडेंट्स को देते हैं कंसिस्टेंसी के अराउंड। हम लोगों ने कुछ चीजें टारगेट बैच के अंदर भी प्रोवाइड, मेरे भी दिमाग में है ना एक लेवल पे ये चीज कंटिन्यूसली रहती है स्टूडेंट्स के लिए कि मैं इनको कंटिन्यूसली बोलता हूँ कर लो सोने से पहले बेबी, अभी हम लोगों ने एक बेबी टेस्ट लॉन्च किया है ना, कि सोने से पहले दे लो, नहीं तो क्या बहाना होता है, टेस्ट दे लूंगा बाद में दे लूंगा, बात तो कभी आता नहीं है। इवन इफ यू गेट इनटू रूटीन ऑफ स्मॉलर साइज टेस्ट, इट विल टेक यू टुवर्ड्स बिगर साइज, तो एटलीस्ट स्नोबॉलिंग शुरू हो जाएगी सर। तो अब एक चीज बताइए, आपने एक चीज, पहली चीज यहाँ पे लिखी है टाइम ट्रैकिंग। तो टाइम ट्रैकिंग का मतलब बताइए क्या? तो टाइम ट्रैकिंग मींस यार कि तुम्हें अपने दिन में मालूम होना चाहिए तुम किस एक्टिविटी पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ग्रॉसली जो मेरे पीजी प्रिपरेशन में भी जो एक्टिविटीज थी, ठीक है, या फिर एमबीबीएस में जब भी एग्जाम आता, ठीक, तो उस समय भी मैं टाइम ट्रैक करता। मैंने ये हैबिट डेवलप कर ली, तो आई लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी गुरु जिनको मैं यूट्यूब पे फॉलो करता है, कि टाइम ट्रैकिंग से आपका बहुत कुछ नुआंसेस आपको पता चल जाते हैं, कहाँ आप टाइम सेव कर सकते हो, कहाँ पे आप एफिशिएंट हो सकते हो, कहाँ टाइम एलोकेट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं, तो आप टाइम एलोकेट कर सकते हो। तो मेरा ग्रॉसली ये सारे थे। सेल्फ स्टडी, जिसमें मेरा नीट पीजी का प्रिपरेशन था,
ठीक है। और इनफैक्ट मैं यूजी में भी ये चीज करता था, बट टाइम ट्रैक नहीं करता था पर से, मैं सेल्फ स्टडी को जरूर ट्रैक करता था, और पर्सनल टाइम और टाइम वेस्ट। अभी मेरा ब्रेक में टाइम ट्रैकिंग के लिए कोई ऐप यूज की क्या? हाँ, मेरे आईफोन पे ऐप है, मैं उसका नाम भूल गया, बट आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, बेसिक ऐप, या फिर हाँ बहुत सारे ऐप हैं वो सब। आपको उसमें कंटिन्यूअसली जाके डेटा डालना पड़ेगा, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या मैं किया। ऑन कर देता हूँ एंड इट इज ट्रैकिंग टाइम, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, ऑन करके छोड़ दिया, मोबाइल साइड में रख दिया। या फिर आप अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लो, क्लॉक ऑन कर लो, आप नोट कर लो टाइम कितने बजे पढ़ने बैठा, दीवार पे चिपका लो हर रोज का हिसाब। हाँ, हर रोज का आपको दिखना चाहिए यदि आप खुद के साथ बदतमीजी मचा रहे हो तो। हाँ, तो डिवाइस पे करने से फायदा क्या, मोबाइल पे स्पेशली, कि आपको वो ग्राफ भी दे देता है एट द एंड ऑफ द वीक। तो मेरे को मालूम रहता है, मैं कोशिश करता था मेरा सेल्फ स्टडी का जो टाइम है ना, मेरा यूजी में भी 13 आवर्स 12 आवर्स तक एक्सीड करता था, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी। ठीक है, वो टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या फिर ज्यादा टाइम है। और ये यूजी पीजी के वक्त भी मैं इसको 12-13 आवर्स रखता था, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि 12 घंटे पढ़ने के बाद, 7 आवर्स ऑफ स्लीप के बाद भी मेरे पास 4 घंटे दिन में टाइम वेस्ट करने को, दैट्स अ लग्जरी। तो वो आप रियलाइज करते हो वंस यू स्टार्ट ट्रैकिंग योर टाइम। अदरवाइज आर्यन, बच्चों को ये थोड़ा फील दिलाओ, जब आप टाइम ट्रैक नहीं कर रहे ना, तो टाइम इस तरह की चीजों में वेस्ट होगा। खाना खाने बैठे, एक और जना कोई साथ में बैठा है, गप्पे लग रहे हैं, रैंडम चिटचैट मारी, रैंडम बात कर रहे हैं, कोई मैं तो इनफैक्ट नेटफ्लिक्स भी देख रहा था अपने पीजी प्रिपरेशन में, बट वो टाइम बाउंड था एकदम 45 मिनट्स पे। अदरवाइज वो क्या होता है, एक सीरीज से दूसरे एपिसोड पे गए, तीसरे एपिसोड पे गए, और वो आपका टाइम किल होता है ना। अपने आप को समझाते रहते हो आप कि आज 6 घंटा पढ़ा है ना, तो कल 12 घंटे पढ़ लूंगा, आज का टाइम वेस्ट हो गया तो क्या। पर दैट डज नॉट हैपन, दैट बिल्ड्स प्रेशर। और वो एक हैबिट आपका, एक ये हैबिट फॉर्मिंग स्टेज है आपका, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, स्पेशली 8 मंथ्स बिफोर जब आप प्रिपेयर करना शुरू करो, तो ये हैबिट फॉर्मिंग स्टेज है। तो आप अच्छे हैबिट्स को इनकलकेट करो। अगर वो हैबिट अभी से डालिए कि मतलब स्पाइक, मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ में आप पढ़ने वाले हो, तो फिर दैट इज नॉट गोना बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। तो ये बच्चों को होपफुली समझ आ गया होगा। इन सारी चीजों को ट्रैक कर लीजिए, है ना। सेल्फ स्टडी, आपके केस में थ्योरी कितनी की, एमसीक्यू प्रैक्टिस, हाँ, ये भी करता था मैं, हाँ, है ना। और इसमें गाइस यूजी के हिसाब से मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ किस टाइप की प्रॉब्लम में आप फंसोगे। थ्योरी किया जा रहा है, वीडियो देखे जा रहे हैं, नोट्स लिए जा रहे हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको कुछ भी समझ नहीं आया। यू हैव टू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू एमसीक्यू प्रैक्टिस, यू हैव टू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू टेस्टिंग। नहीं तो आपको जब तक अपना सत्य पता चलेगा ना, तब तक बहुत लेट हो गया होगा। यू हैव टू डू इट एवरी डे, हर रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। हम लोगों ने आपको बेबी टेस्ट बना के दिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा वापस। आप लोगों में से काफी लोगों को अभी भी समझ नहीं आया बेबी टेस्ट कहां पे। तो डेली बेबी टेस्ट देना है, और थ्योरी भी करनी है, पर ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी करनी है, दूसरी चीजें, पर्सनल चीजें, मतलब फूड, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह, हाँ, खाना वाना हो गया, कितना टाइम जा रहा है, ठीक। ब्रेक्स डेडिकेटेड, ये पॉजिटिव ब्रेक्स रहते हैं कि मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, टाइम ट्रैक करके। उसमें मैंने डिसाइड कर लेते कि ये 3 घंटे मैं टाइम ब्लॉक कर रहा हूँ सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। या फिर एक सेट जो है 3 घंटे का, जिसको मैं टाइमर पे कर रहा हूँ ट्रैक, उसमें मैंने सिर्फ टेस्टिंग की, ठीक है। तो उन 2-3 घंटे के सेट के बीच में मैं 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, ठीक। तो ऐसे नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे का ब्रेक लास्ट में कैश करता। 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे का ब्रेक। तो 1 घंटे के ब्रेक में आई यूज्ड टू वॉच, एंड यू वुड आल्सो सी कितना टाइम वेस्ट किया। हाँ, तो कितना टाइम ओवर थिंकिंग में स्टार्टिंग में सर बहुत था। मैं सुबह उठता 8 o'clock पीजी प्रिपरेशन में, क्योंकि 2017 की बात तो क्लियरली याद नहीं, अभी की मेरे को याद है क्लियरली। 8 बजे उठता, कई बार मैं 10 बजे पढ़ने बैठता, एंड ये टाइम ट्रैकिंग की वजह से ही मेरे को पता चल रहा था कि वेयर एम आई लैकिंग। ये वाली चीज बच्चों को बता देते हैं। ये जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, इसका एक पार्ट ये होता है, मैं बिना सोचे सोया रात को, सुबह उठा एंड देन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट क्या करना है। तो रात को या आप जो कल करोगे उसे बना के रख दो, चिपका दो, तो यू आर एबल टू स्टार्ट योर डे अर्ली। वो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है सुबह स्टार्ट करने में। एंड आई हैड नोटिस सर कि ये डेली रूटीन, मतलब ये तो तब आएगा आपका जब यू नो व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट डे। एंड नेक्स्ट डे अगर आप प्लान करके नहीं उठ रहे हो, पहले से आप प्री प्लान नहीं उठ रहे हो, ये पक्का टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आप सुबह उठोगे ना, तो एग्जाम के जितने पास जाओगे आप रियलाइज करोगे उतना एंजाइटी आपकी बढ़ेगी, और आपके ऊपर चीजें ना मतलब कंट्रोल से बाहर जाने लगेगी। आप ओवर थिंक करोगे, आप और मोटिवेशन वीडियोस देखोगे, आप काउंसलिंग वीडियोस देखने लगोगे, मॉम डैड से बात करने लगोगे अपने एंजाइटी वाले करने के लिए, राइट। एंड दैट वेस्ट टाइम। वही अगर आपको मालूम है कि यार मेरे को ये करना है, तो सुबह उठ के आप इजीली शुरू कर सकते हो। मैंने देखा टाइम वेस्ट 0 नहीं हुआ मेरा सर, पर मैं आधे घंटे 1 घंटे में शुरू कर लेते, बिकॉज आई हैड अ स्टेंसिल टू वर्क ऑन, ठीक है। वहां क्या होता है, स्टार्टिंग में आप उठ के पहले तो अपने ओवर थिंकिंग से फाइट करो, उसके बाद नया टाइम टेबल बनाओ, उसमें 1 घंटा और खराब होगा आपका, तो 3 घंटे तो टोटल खराब हो जाएगा। एक्सीलेंट। अब आर्यन, एक और चीज है, हमारे पास हमेशा लिमिटेड टाइम होगा। ऐसा नहीं है अनलिमिटेड टाइम है। अनलिमिटेड टाइम नहीं होने का मतलब ये है, मुझे बहुत पसंद है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेरा मन कर रहा है 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, पर उतना टाइम नहीं है।
मुझे वो चैप्टर आता है, आई नीड टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन थिंग्स आई डोंट नो। हम लोगों ने इसके लिए एक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट फीचर प्रोवाइड किया है, बट लार्जली आपका दिन जो है, ना सिर्फ आप टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू फोकस योर टाइम ऑन द राइट थिंग्स। आप राइट थिंग्स का फोकस कैसे मेंटेन कर देते हैं अपने पीजी के केस में? राइट थिंग्स का मतलब आपके 19 सब्जेक्ट होते हैं, वीक एरियाज। तो वेयर वुड यू स्ट्रगल विद? सर्जरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेडिसिन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धर्मा वगैरह कंपैरेटिवली इजी होता है, इस तरह से। हाँ, मतलब सर आप पेपर दोगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा। बेसलाइन टेस्टिंग से ही आपको आइडिया लग जाता है कि क्या, किस पे आपको फोकस करना, कौन सब्जेक्ट। एज सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है कि यार ये इजी है, टफ है, किसी टॉपर ने ये बोल दिया। अपने लिए पर्सनली एसेस करो, एक टेस्ट दे दो, आपको समझ में आ जाएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितने गलत कर रहे हो। तो वो चैप्टर आपके डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, एक बार उसको प्रायोरिटाइज करना है। एक तो हमने आर्यन, मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने क्या चीज की है। चैप्टर डीपीपीस पे गए, इसके अंदर ही घुसा दिया है फॉर नाउ। क्रिएट डीपीपी पे गए, गाइस यहाँ पे आपको क्रिएट डीपीपी दिखाई देगा। ये वाला फीचर अभी वेबसाइट पे है, ऐप पे भी आ जाएगा। इसके बाद कस्टम चैप्टर टेस्ट पे गए, उसके बाद यहाँ पे गए, और आपने कहा मुझे बेबी टेस्ट चाहिए, वाह, है ना। लेट्स से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बॉटनी में आपने लिया, चारों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर ले लीजिए, अपने आप बैलेंस आ जाएगा। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग लिया, फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन लिया, ज़ूलॉजी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिया, क्रिएट बेबी टेस्ट किया। और ये भी सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में होगा, प्रिंट पीडीएफ कर लिया। तो ये देखिए, रोज तो एक पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। बेबी टेस्ट इज अ नाइस वे टू स्टे इन टच विद क्वेश्चंस। अननेसेसरली प्रेशर फील मत करो, अब मैं कल कर लूंगा, 200 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। नहीं, क्योंकि स्टूडेंट कई बार 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए नहीं करते, उनको लगता है यार एनालिसिस कैसे करेंगे, अब तो दिन निकल गया, नींद आ रही है। करेक्ट, ये देखो, है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में। नाइस। तो जैसे सेक्शन ए के अंदर 7 वही रेशियोज मेंटेन्ड होंगे ना, सेक्शन 200 क्वेश्चन है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है ना। अब ये देखो, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन आ गए, सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट। सो दिस वाज वन थिंग व्हिच आई थिंक इज वेरी यूजफुल। दूसरी चीज जो है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो ये बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, दिस इज कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्टिंग। दिस विल कंटिन्यूअसली टेल यू कहाँ पे फोकस करूं, कहाँ पे ना करूं, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। एक आपकी टेस्ट में पिटाई हो गई, इमीडिएटली आपको समझ आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर एरिया रिक्वायर्स मोर टाइम। आप यदि अभी ये टेस्टिंग नहीं करोगे, एग्जाम से 2 महीने पहले करोगे, द रिस्पॉन्स टाइम इज गोइंग टू बी सो मच लेसर। मैं दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ आर्यन आपको, 1 मिनट। तो आर्यन दूसरा क्या है कि यहाँ पे आप नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका आता है व्यू रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, है ना। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यू रीच है, और इसके बाद यहाँ पे जनरेट स्नैपशॉट करता है ना। तो ये एक स्टूडेंट का है जिसने 24,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। एज ऑफ टुडे उसका प्रोजेक्टेड स्कोर 705 है, ठीक है, 704 है। और यहाँ पे आपको पता चलता है ये स्कोर प्रेडिक्शन लास्ट के 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बेसिस पे, और यहाँ पे आपको पता चलता है आपका हर एक चैप्टर के अंदर कितना करेक्ट परसेंटेज चल रहा है। और इसी का ये है ना, ये 100% है, पर जैसे कुछ क्वेश्चंस में करेक्ट परसेंटेज कम होगा, है ना। स्टूडेंट का तो करेक्ट परसेंटेज 37 था नीचे सर, ये ओल्ड एनसीईआरटी है ना। तो एक बार देखते हैं फिजिक्स में कहीं पे है क्या। 90% था एक में, हाँ ऊपर एक सब्जेक्ट था 90% चैप्टर था, नीचे हाँ। तो दिस स्टूडेंट इज 88 700 प्लस अगर प्रेडिक्टेड स्कोर 88% है ना। तो स्टूडेंट को पता है कि मुझे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन करने कैन स्ट्रेंथन देम। ये जैसे है ना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का था, तो यहाँ पे इस तरह से आपको लेट्स से रेगुलेशन और रेस्पिरेशन के क्वेश्चन से बच्चों को तकलीफ होती है, क्रिएट डीपीपी किया और सीधा यहाँ पे डीपीपी जनरेट हो जाएगा रेगुलेशन और रेस्पिरेशन का, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर देयर गाइस। इस वाले वीडियो के थ्रू हम आप लोग को इस बात के लिए सेंसिटाइज करना चाहते थे कि अरे नहीं, रेगुलेशन और रेस्पिरेशन टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं क्या। हाँ हाँ, कीमो रिसेप्टर, नीमोटॉक्सिक सेंटर,
ये तो तुम्हारी लाइफ में भी चल रहा हाँ, होगा हाँ। न्यूमोटेक सेक्टर में तो बहुत सही। ठीक है गाइस, तो वीडियो की लार्जली समरी ये है कि एक ही चीज मैटर करती है, आप लोग को अपने दिमाग में डाल लेना है, इफ यू वांट टू क्रैक नीट आर्यन, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स, बाकी सब हवा है। डेली पढ़ाई करनी है, आपका एक सपना है डॉक्टर बनने का, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। कंपटीशन है, पर कंपटीशन उसी हद तक है कि जो लोग मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, दे आर एबल टू इंटरनलाइज कि चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। डेली रूटीन, एक टाइम पे उठे, एक टाइम पे सोए, बीच में पढ़ाई की 10 से 12 घंटे। 2000 पीपल हुआ टॉपर्स, मैं लार्जली बोल सकता हूँ कि हर टॉपर की एक कहानी होगी, उनका एक फिक्स डेली रूटीन होता है आर्यन। हाँ, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस जो हर एक टॉपर अपना वो फिगर method आउट ही कर है। लेता है, एंड कंसिस्टेंसी इज अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ मेथड टू मैडनेस। मतलब जितना भी chaos है उसको आप एकदम स्ट्रीमलाइन कर सकते हो जस्ट बाय बीइंग कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी आ जाएगी टाइम ट्रैकिंग से, आपको पता चल गया आपका कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड बस वो चीज़ें आप धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू करो। यू हैव टाइम, तो धीरे धीरे एलिमिनेट करो अपने बैड हैबिट्स को और गुड हैबिट्स आप फॉर्म करना शुरू करो, एंड उसी में आप समझ जाओगे कि आप प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ रेगुलरली, प्रायोरिटाइज कर रहे हो, एंड यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ ब्लॉकिंग टाइम। कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, डिसाइड किया कि ये पढ़ना है, तो उसको पढ़ के मतलब उस टाइम में वही काम करना है, उस किसी और के बारे में नहीं सोचना। एंड लार्जली मैं बता दूं यार, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसा नहीं कि नीट यूजी निकाल लिया, मैं सोचता था नीट यूजी निकाल लिया तो एमबीबीएस में क्या मतलब मजे करेंगे, फन करेंगे, पर आपको एमबीबीएस में भी पढ़ना ही है, तो वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी चाहिए, एक हैबिट चाहिए आपको पढ़ाई करने की। दिस इज नॉट गोना बी, जैसे मेरी ट्विन सिस्टर है इंजीनियरिंग साइड पे, तो दे यूज टू स्टडी जस्ट बिफोर एग्जाम इंजीनियरिंग में, ठीक है, 2 days अ नाइट बिफोर एग्जाम करके दे डू वेल। मेडिसिन में ऐसा नहीं चलेगा, मेडिसिन में ऐसा होगा ही नहीं, आपके पास सिलेबस इतना ज्यादा होगा, आप जब एमबीबीएस में आओगे फिर पीजी के लिए भी सिलेबस ज्यादा होगा, तो पढ़ने की हैबिट तो होनी चाहिए, तो अभी से ये हैबिट आप डाल लो, दिस इज गोना हेल्प यू फॉर एवर गाइस। एंड यू आर अ लर्नर फॉर लाइफ मेडिसिन, हम यू दोनों कैनॉट लीव सीढ़ी से हट बुक्स। जाते हैं। दिस इज व्हाट मैटर्स। यदि आप कंसिस्टेंट हैं, आप नीट क्रैक करेंगे। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता, कभी थ्योरी की, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टेस्ट नहीं लिखा, गुड लक। बहुत सारे टॉपर्स हैं जो कंसिस्टेंट होंगे, जो डेली रूटीन समझते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो डेली रूटीन नहीं समझते, जो कंसिस्टेंट नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र नाथ सिंह, द ग्रेट डॉक्टर राजेंद्र नाथ सिंह, द बिग न्यूरोसर्जन इन आवर ऑफिस। एंड आर्यन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपने कहा कि इस वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, यू हैव कम आफ्टर लॉन्ग टाइम। गाइस, डॉक्टर आर्यन नाथ सिंह फॉर यू।